अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब हम लोग स्टडी करेंगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से लेक्चर समझना है तो ही आपको समझ में आएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर बेसिक के लिहाज से बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके अंदर प्रोडक्शन होती है गैमीट्स की। गैमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स हैं या एग सेल्स हैं, उनकी गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है और बाद में उसकी फ्यूजन होती है, यानी कि वो आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब गैमीट्स की जो भी प्रोडक्शन वगैरह होती है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में होती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट की बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अगर हम मेजर प्लांट ग्रुप्स की बात करें जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें आते हैं मोसेस आते हैं, फर्म्स आते हैं, फर्न्स आते हैं और साथ में कुछ सीड प्लांट्स भी आते हैं। तो इन तीनों के लिहाज से आज हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम लोग सीड प्लांट्स के लिहाज से स्टडी करेंगे। सीड प्लांट्स में हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज आती हैं वो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें कि स्पर्म्स और सेल्स को, एग सेल्स को किस तरह से इकट्ठे फ्यूज करवाना है। इसमें डिफरेंट मेथड्स आते हैं। हर प्लांट के अंदर डिफरेंट कैटेगरी होती है, डिफरेंट तरीके से उनकी फ्यूजन होती है। फर्न्स और मॉसेस के लिहाज से बात करें तो वो किस तरह से उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। उनकी इस तरह होती है कि स्पर्म्स उनके मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं उनके स्पर्म्स। ठीक है, और ये स्विम करते हैं टू द एग सेल्स। जैसे वो स्विम करेंगे वो एग सेल्स की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसमें जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो इसलिए कि क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल हैं, उन्होंने मूव करना है, तो इसमें उनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अगर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग अगर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के लिहाज से बात करें, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं एग सेल्स और स्पर्म्स की फ्यूजन के लिए। लाइफ साइकिल, जनरल लाइफ साइकिल है, वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन प्लांट्स के अंदर। तो इसमें हमारे पास दो जनरेशन्स होती हैं इस लाइफ साइकिल के अंदर। दो टाइप्स होती हैं जनरेशन्स की। एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक होती है गैमीटोफाइट जनरेशन। इन दोनों जनरेशन्स ने ऑल्टरनेट करना होता है, यानी कि चेंज होना होता है। पहले एक जनरेशन होगी फिर साथ ही ऑल्टरनेट उसका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये साइकिल होता है। जब आप डायग्राम से स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहली जनरेशन जो होती है इसमें डिप्लॉइड होती है और उसने स्पोर्स की प्रोडक्शन करनी होती है, जैसे इसलिए हम लोग इसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। पहली बात तो ये इसमें ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड यानी कि डबल नंबर है क्रोमोसोम्स का और इन्होंने प्रोड्यूस करने हैं स्पोर्स। जो दूसरी जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स का, तो इसमें उन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं गैमीट्स। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट से पता लग रहा है वो स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है उसमें, और गैमीटोफाइट में गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है। अब जो भी ऐसा फिनोमेना जिसमें दो डिफरेंट जनरेशन जो ऑल्टरनेट होती हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसे हम लोग ऑल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस कहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ज़्यादातर लिहाज से अगर हम प्लांट्स में देखें तो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि उसका साइज बड़ा होता है स्पोरोफाइट का, और वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और इसमें इसका आगे लाइफ साइकिल बताया हुआ है कि किस तरह से स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। स्पोरोफाइट ने असल में सबसे पहले प्रोड्यूस करने होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। किस तरह से प्रोड्यूस करने हैं? मियोसिस के ज़रिए।
अच्छा, स्पोरोफाइट जनरेशन में एक बात आप याद रखें कि स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस होती है और गेमेटोफाइट जनरेशन में माइटोसिस होती है। तो स्पोरोफाइट ने क्या करना है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं मियोसिस के ज़रिए, ठीक है, और उसके बाद वो डेवलप करेगा इनटू द गेमेटोफाइट जिसका साइज़ छोटा होता है। स्पोरोफाइट का हमने देखा है ना कि साइज़ बड़ा होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन गेमेटोफाइट का साइज़ स्मॉल होता है और वो डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे, क्योंकि स्पोर से ही तो आगे गेमेटोफाइट बनता है। गेमेटोफाइट की फिर आगे गेमीट्स बनते हैं माइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। मैंने अभी बताया कि स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और गेमेटोफाइट में माइटोसिस होती है। फिर आगे क्या होगा, मेल और फीमेल गेमीट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें फ्यूज़ करना है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, उनकी रिपीटेड माइटोसिस होती जाएगी और न्यू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। इसीलिए स्पोरोफाइट जनरेशन हमारी डिप्लॉइड होती है और गेमेटोफाइट जनरेशन हमारी हैप्लॉइड होती है। किस तरह से होती है ये अब डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास है स्पोरोफाइट जनरेशन, इधर मैंने ये जो अलहदा से एरिया बनाया हुआ ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। अच्छा, स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि हमारे पास डिप्लॉइड है, इसकी होगी मियोसिस। स्पोरोफाइट क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, उसने बनाने हैं स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं। ये बात याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट जनरेशन है तो डिप्लॉइड, लेकिन उसने स्पोर्स आगे हैप्लॉइड बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, स्पोर्स हमारे पास जब हैप्लॉइड बनेंगे उन्होंने आगे, अब ये स्पोर्स तो बन गया है, गेमेटोफाइट जनरेशन में ये एंटर हो गए हैं, ठीक है। हैप्लॉइड है, उसने आगे गेमेटोफाइट बनाना है, वो भी हैप्लॉइड होगा, उसने आगे फिर क्या होगी, माइटोसिस होगी और हमारे पास दो गेमीट्स बन जाएंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे। क्योंकि जब ये 1n है, इन्होंने जब आपस में फ्यूज़ करना है तो वो 2n बनाएंगे जो कि जाइगोट बन जाएगा, और ये दोबारा से आगे माइटोसिस होगी और स्पोरोफाइट बन जाएगा जो कि फिर से डिप्लॉइड बन गया है। तो गेमेटोफाइट की जनरेशन में हम देखें तो सारे हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट में हमारे पास डिप्लॉइड है। इस तरह से ये जनरल लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स के अंदर। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। इसमें हम एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो इसकी जो पेरेंट प्लांट होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है। वही जो अभी मैंने ये ऊपर साइकिल बताया वो भी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन से साइकिल स्टार्ट हुआ था ना, तो इस केस में पेरेंट प्लांट जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है, ठीक है। इस केस में अगर हम फ्लावर को देखें तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जनरेशन का। इस जनरेशन में जो है फ्लावर असल में हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसने रिप्रोडक्शन करनी होती है। अच्छा, फ्लावर के अंदर हमारे पास ये इस तरह से इसके कंपोनेंट्स अरेंज हुए होते हैं कि इसमें वर्ल्ड्स बने होते हैं, ठीक है। इसके जो सबसे आउटर वाले, सबसे बाहर वाले जो दो वर्ल्ड्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं और जो अंदर वाले दो वर्ल्ड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, कौन से वर्ल्ड्स होते हैं, अब हम ये डिटेल में देखने लगे हैं। और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी ये भी हम लोग आगे लाइफ साइकिल देखेंगे। सबसे बाहर वाला जो हमारा वर्ल्ड आता है वो है कैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। ज़्यादातर ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और इसके इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से होते हैं, सेपल्स। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर फ्लावर वगैरह देखा हो तो उसके जो नीचे वाली छोटी छोटे सी सेपल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की ही होती हैं। तो ये वो वाला जो हमारे पास वर्ल्ड है वो कैलिक्स होता है, ठीक है। सेपल्स ने करना क्या होता है, बड स्टेज में जब आता है फ्लावर को तो उसमें इसने अंदर वाले वर्ल्ड्स की प्रोटेक्शन करनी होती है। सेपल्स का ये काम होता है। फिर सेकंड हमारे पास आता है कोरोला। ये हमारे पास आउटर मोस्ट वर्ल्ड के बाद अंदर वाला जो वर्ल्ड आता है वो है कोरोला। ये ज़्यादातर इसका कलर ब्राइट होता है, ठीक है। तो इसके इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से होते हैं, इसके पेटल्स होते हैं। पेटल्स आपने देखा है, रोज़ है, लिलीज हैं, व्हाटसोएवर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उनकी जो पेटल्स होती हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर इनके जो कलर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं,
और पेटल्स का क्या काम होता है? पेटल्स का काम होता है कि उन्होंने अट्रैक्ट करना होता है बीज को, बर्ड्स को अपनी तरफ, ताकि पॉलिनेशन कर सकें। ये काम होता है पेटल्स का, ठीक है। अब हम आते हैं मेन कैटेगरी में। अब बाहर वाले तो हमने देखे, ये नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स होते हैं। अब हम अंदर वाले दो वर्ल्ड्स की बात करने लगे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं पार्ट्स फ्लावर के, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो वर्ल्ड आता है वो है एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके यूनिट्स कौन से होते हैं? इसमें स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन्स के अंदर क्या होता है? एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है जिसकी एक एंड पे एंथर अटैच हुआ होता है। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन सैक्स होती हैं, और पोलन सैक्स ने क्या करना होता है? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं मियोसिस से। अच्छा, ये बात अब मेल रिप्रोडक्टिव हमारे पास जो पार्ट है एंड्रोशियम है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास फोर्थ वर्ल्ड है जो कि गाइनोशियम है। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर गौर से देखने हैं कि स्टेमन है हमारे पास, उसके अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर एंथर अटैच हुआ होता है। एंथर के अंदर क्या है? पोलन सैक्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं। उन्होंने क्या करना है? माइक्रोस्पोर्स, मैक्रोस्पोर्स की बात नहीं हो रही, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं मियोसिस से, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी जर्मिनेशन होगी और गेमिटोफाइट बनेंगे। यहाँ पे स्पोर्स कौन से बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। जब हम लोगों ने ऊपर जनरल लाइफ साइकिल में देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें हमारे पास पोलन सैक्स के अंदर हैप्लॉइड कौन से बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? मियोसिस हो रही है, ठीक है। स्पोरोफाइट में हमने पहला स्टेप यही देखा था कि मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फिर उसके बाद उनकी जर्मिनेशन होगी और गेमिटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। अच्छा, और इसी दौरान क्या होगा कि माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा उसने माइटोसिस करनी है। माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा, जब उसकी माइटोसिस होगी ऑब्वियसली दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक हमारे पास होगा ट्यूब न्यूक्लियस, एक हमारे पास होगा जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। जनरेटिव न्यूक्लियस ने आगे फिर क्या करना है? इसने आगे से दोबारा से माइटोसिस करनी है और दो स्पर्म्स बनाने हैं। अब यहाँ पे एक बात देख लें कि ट्यूब न्यूक्लियस हमारे दो हमारे पास न्यूक्लियस बने हैं ना। जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसने माइटोसिस नहीं करनी और उसने दो स्पर्म्स नहीं बनाने। सिर्फ जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा उसने माइटोसिस करनी और दो स्पर्म्स बनाने हैं। अब ये जो मेल गेमिटोफाइट जनरेशन के हम लोग देख लें कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे एंड प्रोडक्ट कौन से आते हैं। एक हमारे पास आता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास आता है दो स्पर्म्स, क्योंकि जनरेटिव न्यूक्लियस ने क्या किया? दो स्पर्म्स बना दिए, ठीक है। तो ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म्स हमारे पास ये मेल गेमिटोफाइट जनरेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है फोर्थ वर्ल्ड जो कि है गाइनोशियम। ये फीमेल हमारे पास पार्ट है फ्लावर का। इसके यूनिट होते हैं कार्पल्स या इन्हें हम लोग पिस्टिल्स भी कहते हैं। इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? इसमें बेसल ओवरी आती है, मिडल स्टाइल आता है और अपर स्टिग्मा आता है। जब मैं आपको डायग्राम से पढ़ाऊंगी आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता लग जाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अच्छा, हर ओवरी के अंदर फिर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ओव्यूल्स के अंदर हमारे पास हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर बनते हैं। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था माइक्रोस्पोर बने थे हैप्लॉइड। यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं? हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स बनते हैं, मियोसिस ही होती है। उसके बाद उसमें जर्मिनेशन होगी, फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा और इसी दौरान क्या होगा? मैक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा उसने, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखना मैं भूल गई, ये यहाँ पे न्यूक्लियस ने जो है वो आगे माइटोसिस करनी है, ठीक है। मैं ये बाद में नीट करके लिख दूंगी। अच्छा, मैक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है उसने आगे से माइटोसिस करनी है
और हमारे पास क्या बनाना है, एक्सेल बनाना है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जिसमें फ्यूजन न्यूक्लियस आ सकता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें कौन सी बन रही है, एक्सेल है और फ्यूजन न्यूक्लियस है। ये हमारे पास फीमेल के मीटोफाइट जनरेशन के स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आती है फ्लावर की। ये बाहर वाला देखें सबसे पहले, तो ये हमारे पास आउटरमोस्ट वर्ल्ड होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये नीचे ये सारा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसके यूनिट होते हैं सेपल्स। फिर अंदर वाला हमारे पास आता है करोला, जिसके अंदर यूनिट्स होते हैं पेटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो कि एंड्रोशियम है, जिसके अंदर ये थिन लाइक स्ट्रक्चर जो कि फिलामेंट है, उसके ऊपर एंथर अटैच हुआ होता है, जिसके अंदर सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और सारी जर्मिनेशन होती है। तो ओवरऑल इन दोनों को हम लोग स्टेमन कहते हैं, ठीक है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहले अपर स्टिग्मा आता है, मिडल स्टाइल आएगा, फिर ये हमारे पास ओवरी आती है जिसके अंदर डिफरेंट ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके यूनिट को हम ओवरऑल कहते हैं कार्पल। ये हमारे पास अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये बाहर वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं लाइफ साइकिल की बात कि लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। जब हमारे पास पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स वही हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जिन्होंने सारा प्रोसेस करना होता है, वो जब मैच्योर हो जाएंगे उन्होंने स्टिग्मा के अंदर चले जाना है, जिसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। जब वो स्टिग्मा की तरफ चले जाएंगे, ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या करना है, पोलन ट्यूब बनानी है। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस था और दो स्पर्म्स थे, ठीक है। पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ने बनानी है, तो उसके अंदर अब हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है और दो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। ट्यूब क्या करेगी, स्टाइल, ओवरी और फिर उसके बाद ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। ट्यूब जो उसने कंस्ट्रक्ट की है वहाँ जाके ये बर्स्ट कर जाएगी और रिलीज कर देगी स्पर्म्स, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थे दो स्पर्म्स, उन्होंने रिलीज हो जाना है। अब वो फीमेल के मीटोफाइट के अंदर एंटर हो गए हैं। एक स्पर्म ने क्या करना है, फ्यूज करना है एग के साथ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में हमने देखा एक फ्यूजन न्यूक्लियस होता है और एक एग होता है, ठीक है। एक स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज करना है और डिप्लॉइड जाइगोट बना देना है। दूसरे स्पर्म ने क्या करना है, डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना है, जो कि दूसरा प्रोडक्ट था फीमेल का। उसके साथ जब वो फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा, जिसे हम लोग एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर दो फ्यूजन्स हो रही हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दें। फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट ने डेवलप कर जाना इनटू एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने एंडोस्पर्म टिश्यू में चेंज हो जाना, ओव्यूल ने सीड बन जाना है, ओवरी ने फ्रूट बन जाना। जब सीड्स मैच्योर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो बर्स्ट कर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। जब एम्ब्रियो को सूटेबल कंडीशंस मिल जाएंगे, उन्होंने नए प्लांट बनाने हैं, जो कि हमारे पास फर्दर आगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होगी प्लांट की। फिर दोबारा से इस तरह से साइकिल रिपीट हो जाएगा। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। इसका साइकिल जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैंने साइकिल नहीं था ड्रॉ किया, ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आपके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो आपने साइकिल भी ड्रॉ करना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ से स्टडी किया है। इसकी डेफिनेशन पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर उसने कहा कि ओवरव्यू देना है सिर्फ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का डायग्राम के साथ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करना है। फिर हम लोग अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसमें सारे वर्ड्स आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में। द फ्लावर इज एक्चुअली अ कंडेंस्ड शूट विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। फ्लावर क्या होती है, एक कंडेंस्ड सी शूट होती है एक तरह से, जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं जो कि इर्द गिर्द करीब करीब प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर अटैच्ड टू द नोड्स, उसके साथ डिफरेंट हमारे जो पार्ट्स आ जाते हैं फ्लावर के वो अटैच हुए होते हैं, और सारे स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट एट वन नोड आर कलेक्टिवली, और ये जो सारे स्ट्रक्चर जो एक नोड के साथ अटैच हुए होंगे उसे हम लोग वर्ल्ड कहते हैं। ये वर्ल्ड की डेफिनेशन आ सकती है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अच्छा, फिर हम लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है, कौन कौन से ये वर्ल्ड्स आ जाते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने ये लाइफ साइकिल स्टडी की है। अब लाइफ साइकिल हम लोग इधर डायग्राम से डिटेल में देखते हैं। अब हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं। ये हमारे पास है एंथर। एंथर के अंदर हमारे पास पोलन जो होते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है, एक हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या करना है, पोलन ट्यूब बनानी है, ऐसे ही है। और 2 स्पर्म्स है जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस के हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस भी है और स्पर्म्स भी हैं, और साथ में उसने क्या किया है, वो पोलन ट्यूब बनाता जा रहा है। अब हम लोग फीमेल में अगर बात करें तो इसमें मैक्रोस्पोर मदर सेल्स है, जिसने मैक्रोस्पोर बनाना है, हैप्लॉइड। फिर उसके बाद इसमें फीमेल गेमेटोफाइट बनेगी। और अब नीचे क्या होगा, अब ये होगा कि ये पोलन ट्यूब बनाती जा रही है, ये अब एंटर करेगी स्टाइल स्टिग्मा के साथ। जब फ्यूज करेगी तो स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे, बर्स्ट होकर रिलीज हो जाएंगे। एक स्पर्म ने क्या करना है, उसके साथ एग के साथ फ्यूज करना है और जाइगोट बनाना है। दूसरे ने क्या करना है, फ्यूज करना है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाना है। फिर उसके बाद जाइगोट से हमारे पास इधर एम्ब्रियो बन जाएगा, सीड कोट बन जाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू फर्दर बन जाएगा, जिसको ओवरऑल सीड कहते हैं। जब मैच्योर हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, सूटेबल कंडीशंस बनेंगी तो स्पोरोफाइट हमारे पास डिप्लॉइड दोबारा से बन जाएगा और फर्दर हमारे पास साइकिल रिपीट होगा। होप सो अब आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अच्छे तरीके से सारा कुछ एक एक स्टेप समझा दिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है, लाइफ साइकिल का भी। और कभी कभार ये भी कह सकते हैं सिर्फ लार्जर स्ट्रक्चर बताएं तो वो भी आप याद करेंगे हर लिहाज से। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ लाइफ साइकिल को कह देते हैं कि डायग्राम ही बना दें, तो ये लाजमी तौर पे आपने याद करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।